आज की कहानी को शुरू करते हैं कुछ बेहतरीन तरीके से। इस क्लास में भी आपको कुछ ना कुछ नया सिखा करके ही जाऊंगा और हर एक कंसेप्ट के साथ मतलब बेहतरीन तरीके से आपके सामने पेश करने की मैं कोशिश करूंगा 100% पर। और आज की इस क्लास में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं 9 मार्च के शिफ्ट नंबर 3 के सवाल को सॉल्व करेंगे। और सबसे पहले देखिए 2 शिफ्ट मैंने सवाल सॉल्व करा दिए हैं आपको, उन सभी को अगर करते हैं ना 3 से भी कोई बड़ी चीज नहीं है, थोड़े से सवाल 1-2 नए आएंगे जिसको मैं सबसे पहले ज्योमेट्री का कंसेप्ट से ही स्टार्ट किया हूं इस सवाल में, इस वीडियो को। और इससे पिछले वाले क्वेश्चन में इसी कंसेप्ट पर सवाल पूछा गया था, इस बार थोड़ा सा अलग है तो मैं दोनों को यहां पर मिक्स करके समझा दूंगा और जिंदगी में कभी गलत नहीं होगा। तो आज ये शुरू करते हैं बेहतरीन तरीके से। देखिए इस सवाल मेरा क्या कहता है कि त्रिभुज DEF में M और N क्रमशः DE और DF भुजाओं पर बिंदु है, ठीक है। MN और EF के समांतर है और MN अनुपात EF जो है वो 2:5 दे रखा है। यदि DE बराबर 60 सेंटीमीटर है तो ME की लंबाई आपसे पूछा गया है। देखिए बातों को समझते हुए चलिएगा। यहां पर मैं थोड़ा सा फिगर को ड्रॉ कर देता हूं ताकि आपके लिए आसान हो जाए चीजें, और फिगर ड्रॉ करना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। एक ट्राइंगल ही यहां पर ले लेते हैं क्योंकि मेरे पास ट्राइंगल है तो मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए ट्राइंगल मैंने एक यहां पर ले लिया। एक ट्राइंगल इस प्रकार से, ये एक ट्राइंगल है, ठीक है। ये ट्राइंगल, इसका नाम दे देते हैं कि इसका नाम मेरा D है, इसका नाम E है और इसका नाम F है। कोई दिक्कत नहीं यहां से, जैसा बोला गया है। MN 2 बिंदु है तो MN को मान लेते हैं कि यहां से ये मेरा M है और ये मेरा N है। अब इनके कंडीशंस बनते हैं और अगर ये इसके समांतर है ना तो इनके 2 नियम बनते हैं। किस प्रकार से कि बराबर होगा कब, कैसे, उसको मैं बताता हूं। पिछले वाले सवाल में इसमें 2 कंडीशन में बराबर होता है। एक क्या होता है कि DM/ME बराबर होगा, यानी कि देखिए D यहां से यहां तक ये वाले भुजा DM बटे क्या होता है ME, ठीक है। ये बराबर होता है किसका, यहां पर DN बटे यहां पर NF का, ठीक है। ये बराबर होता है और ये कंसेप्ट मैंने वहां पर आपको लगाकर दिखाया गया था, ठीक है। क्योंकि यहां पर एक साइड आपको दे दिया जाता था, दूसरा साइड निकाल करके इस पूरे लंबाई को आप आराम से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यानी कि यहां से यहां तक की जो भी वैल्यू होगा यहां से यहां तक के वैल्यू के बराबर होगा, उसी को मैंने लिखा है। एक कंसेप्ट ये था तो जिसको मैंने इसका पिछले शिफ्ट में उस सवाल को हमने आपको करके दिखाया है। एक इस सवाल में क्या कहता है, इस सवाल में हमको दिया गया है कि MN और EF 2:5 है, यानी कि यहां से M और N यहां से यहां तक के वैल्यू 2 है और EF यहां से यहां तक के वैल्यू 5 है। अब यहां से यहां तक की वैल्यू 5 है, आपसे पूछा गया है कि ME की लंबाई यहां पर बताइए कितना होगा। तो देखिए एक बात को समझ लीजिए कि कब किस कंसेप्ट को अप्लाई करना है उसको समझना बहुत जरूरी है। अगर इस साइड वाले भुजा का मान दिया जाएगा तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे कि DM यहां से यहां तक बटे यहां से यहां तक बराबर होता है किसका, D से N बटे N से F तक, ये बराबर होगा। लेकिन सवाल में इस जो पैरेलल लाइन एक खींचा गया है ना MN बटे, यानी कि MN और EF समांतर है, इसका दिया गया, इसका मान 2 है, इसका मान 5 है। हमसे पूछा गया MN का वैल्यू क्या होगा। तब इस स्थिति में क्या कंसेप्ट काम आता है, ध्यान से देखिएगा, बहुत काम की चीज है। तब मेरा काम आता है कि यहां से देखिए DM, ठीक है। देखिए बात को समझने का कोशिश कीजिएगा। DM बराबर होता है किसका, DM, और ये बटे में पूरा आ जाएगा D बटे E का, ठीक बात है कि नहीं। उसी प्रकार से ये जो बीच में गया है लाइन ना, जब हम यहां से यहां तक की दूरी और फिर इस पूरे को बटा में लेंगे तब ये बराबर होता है MN बराबर NF, ठीक है। याद रखिएगा MN बराबर क्या होता है, MN बटे EF का बराबर हो जाता है और यही बराबर होता है किसका, DN। इस बात को याद रखिएगा, DN बटे ये DF का, ये तीनों आपस में बराबर होगा तब। अब इन्हीं में से अगर किसी का भी मान को आपको पता है ना तो ये तीनों का मान उतना ही होगा। तो इनमें से आपको ये चीज पता है कि MN बराबर 2 है और EF बराबर 5 है, पता है कि नहीं है, ठीक बात है। यहां से पता है। अब से पूछा गया ME का वैल्यू, मतलब ME का वैल्यू पूछा गया, कहां गया, यहां से ME का वैल्यू आपको पूछा गया तो हम बता देंगे। यानी कि यहां पर किसी इसका कोई जिक्र नहीं है, ठीक है, तो इसका हम लेने का जरूरत भी नहीं है, तो इसको हम मिटा देते हैं, ठीक बात है कि नहीं। अब ध्यान से देखिए, थोड़ा सा समय ले रहे हैं लेकिन आपका जिंदगी में कभी भी इस टाइप के सवाल गलत नहीं होगा। तो MN बटे EF का वैल्यू यहां पर आप देखिएगा तो आपको पता है कि नहीं है, बताइए। इसका वैल्यू 2 है और इसका वैल्यू 5 है। अब एक बात बताइए, अगर इसका वैल्यू 2 है, इसका वैल्यू 5 है, तो अर्थात मेरा DM का वैल्यू यहां पर कितना होगा, DM, यानी कि DM यहां से यहां तक की वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा यहां पर भी। अगर MN इतना है तो ये आपस में बराबर होगा। उसके बाद DE मेरा 5 है, यानी कि DE यहां से लेकर यहां तक इस पूरे का वैल्यू कितना दिया गया, 5 दिया गया।
बात को समझने का कोशिश कीजिएगा कि यहां से यहां तक की वैल्यू 2 है और इस पूरे का वैल्यू 5 दे रखा है यहां से लंबा तक, तो ये छोटा वाला भुजा कितना होगा, एम ई बराबर 3 हो जाएगा कि नहीं, तभी तो 3 और 2 मिलकर 5 बन रहा। अब बोलेंगे सही बात है। उसके बाद और थोड़ा सा कुछ दिया गया था कि डी बराबर 60 है, यानी कि डी ई मैंने यहां से यहां तक क्या है, डी बराबर 60 दिया गया है, तो यहां से यहां तक की वैल्यू कितना है मेरा 5 है, तो 5 के बराबर अगर 60 है तो 1 के बराबर कितना होगा 12 होगा, 12 पंचे 60, यानी कि 1 बराबर कितना हो जाएगा 60/5 हो जाएगा कि नहीं, 60/5 इससे काटेंगे तो 12 ही तो मिलेगा, तो 1 के बराबर 12 है, तो यहां से एम ई वैल्यू पूछा गया, तो 1 के बराबर 12 है, तो 3 के बराबर कितना हो जाएगा 12 या 36, अर्थात इसका आंसर हो जाएगा 36 सेंटीमीटर, यानी कि यहां से यहां तक की लंबाई कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। इतनी सी बात उम्मीद करें आप समझ पा रहे होंगे चीजों को, ठीक है। कुछ ज्यादा कुछ ये 2 कंडीशंस आपको याद रखने कि कब किस चीज को, अगर मुझे जैसे यहाँ पर 2 और 3 दे देगा, ठीक है 2 और 3 दे देगा, ये वाला वैल्यू दे देगा, और यहाँ से हमको किसी का भी भुजा का मान पता करने बोल देगा, कुछ कंडीशन दे दिया जाता है, या तो यहाँ से इस पूरे की लंबाई पूछ लेगा, तब हम ये ऊपर वाले को निकाल देंगे, ऊपर वाला कंसेप्ट को अप्लाई कर देंगे, उसमें बीच वाले वाले पूछ देगा, तो इस कंसेप्ट को आपको अप्लाई करना है और चीजों को ध्यान में रखना है, ठीक है। उम्मीद करें ये चीजें आप समझ पाए होंगे। चलिए अब हम लोग बढ़ जाते हैं डायग्राम वाले सवाल पर, वहीं से कहानी को शुरू करेंगे बेहतरीन तरीके से। आ जाइए, आप देखिए यहां पर आगे हम लोग बेहतरीन तरीके से, ये सवाल क्या कहता है, सवाल कहता है कि निम्नलिखित दंड आलेख में किसी कंपनी की 3 शाखाओं द्वारा 3 क्रमागत वर्षों में 2018, 2019 और 2020 में पुस्तकों की बिक्री हजारों को दर्शाया गया है, ठीक है, दर्शाया गया है हजार में, और यहां पर दिया गया है कि वर्ष 2018 में शाखा ए, वर्ष 2018 में शाखा ए यानी कि ब्रांच ए में कुल बिक्री और वर्ष 2020 में शाखा सी की कुल बिक्री का अनुपात क्या है, यानी कि ब्रांच ए तो मेरा ये है, ब्रांच ए तो मेरा ये है, यहां पर समझने का कोशिश कीजिएगा, ब्रांच ए तो मेरा यहां पर ये है ए, और यहां पर पूछ रहा है कि ब्रांच ए की कुल बिक्री यानी कि वर्ष 2018 में, तो 2018 यहां पर जो देखिए ध्यान से, ये ब्लू वाला 2018 है, ये रेड वाला 2019 है, और ग्रीन वाला कितना है 2020। तो सवाल क्या पूछा है, सवाल ध्यान दीजिएगा कि 2018 में शाखा ए में, तो 2018 ये तो ब्रांच ए है, 2018 में कितना बेचा है 14 बेचा है, यहां पर ध्यान दीजिएगा कितना बेचा है 14 यानी कि 14, ठीक है। उसके बाद पूछा जा रहा है कि वर्ष 2020, तो वर्ष 2020 मेरा कौन सा है ग्रीन वाला है, ठीक है, वर्ष 2020 में शाखा सी यानी कि ब्रांच सी में कुल कितनी बिक्री है, तो ब्रांच सी मेरा कहां पर है यहां पर है, तो इस वाले को लेंगे, और यहां पर 2020 यानी कि ग्रीन वाला है, तो इसमें कुल कितना है 70 है, तो यहां पर 14 था और यहां पर 70, इसका अनुपात पूछा गया है, तो 14 कम 14, 14 पंचे 70 यानी कि 1:5 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 1:5 इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसका ऑप्शन जो है ना वो गलत टाइपिंग हो गया, माफ कीजिएगा, इसका ऑप्शन इन्होंने गलत टाइपिंग कर दिया है, ठीक है, गलत टाइपिंग है, सारे के सारे ऑप्शन भूल है, इस पर आप फोकस नहीं कीजिएगा, ठीक है, इसका ऑप्शन जो यही राइट होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, आप यहाँ पर 1:5 ही इसका सही उत्तर होगा, ठीक है। उम्मीद करिए छोटी सी बात आप समझ लीजिएगा, इसका ऑप्शन सारे अगला वाला का मतलब कॉपी पेस्ट हो गया, तो ठीक है। तो अगले सवाल पर आ जाते हैं। देखिए अगला सवाल क्या कहता है, सेम टू सेम सवाल, कुछ बड़ी बात नहीं, इस तरह के सवाल मैंने बहुत सारे कर लिए हैं, मतलब इसके पिछले वाले क्लास में तो करिए, आपको पता होगा। इसमें क्या पूछ रहा है कि नीचे दिए गए आलेख में 7 स्कूलों की लड़कियों की संख्या को दर्शाया गया है। ये आलेख है, ये स्कूल मेरा 1 है, स्कूल 2, स्कूल 3, स्कूल 4, स्कूल 5, स्कूल 6, स्कूल 7, ठीक है, दर्शाया गया है। अब पूछ रहा क्या, पूछ रहा है कि S1 में लड़कियों की संख्या S2 में लड़कियों की संख्या से कितने % कम है। तो S1 मेरा S1 यहां पर है, तो यहां पर कितने लड़की है 400 है, और S2 में कितने हैं 1000 है, तो S1 से S2 में कितने कम है, तो S1 में 400 है, यहां पर 1000 है, कम कितने हैं, तो कम बोलेंगे कि आप देखिए 600 की कमी, 600 की कमी किससे S2 से, तो नीचे मेरा 1000 रह जाएगा। अब प्रतिशत में बदलने के लिए 100% से गुना करना पड़ता है, 2 जीरो से 2 जीरो निपटा देंगे, यहां से ये कट जाएगा, तो क्या आंसर हो जाएगा 60% की कमी है, ठीक है, 60% की कमी, तो यहां पर आपका ये सही उत्तर हो जाएगा 60%। उम्मीद करें इस तरीके सवाल आप कर लेते होंगे अब, ठीक है, अगर आप पूरा वीडियोस को पिछले वाले देखे होंगे तो, ठीक है। अगले सवाल देखिए, अगला सवाल सेम टू सेम क्या पूछ रहा है, कुछ ज्यादा नहीं पूछा है, मतलब 2-3 नंबर इस समय आसान से मिल जाते हैं, एक एक सवाल 2 नंबर के बनेंगे तो
निपटारा हो जाएगा। प्रैक्टिस मार दीजिएगा बहुत ज्यादा, ठीक है। क्या पूछ रहा है देखिए, नीचे दिए गए रेखा आरेख में एक कंपनी 6 कर्मचारियों का वेतन दर्शाया गया है, ठीक है। 6 कर्मचारी है, डी है, ई है, एफ है, जी, एच, आई दर्शाया गया है। एफ के वेतन का एच के वेतन का अनुपात कितना है, मतलब एफ और एच के बीच का अनुपात पूछा है। तो एफ मेरा कहाँ है भैया, देखो यार एफ मेरा यहाँ है, तो एफ का कितना इनकम दे रखा है, एफ यहाँ पर 400 है, ठीक है। उसके बाद क्या पूछा गया, उसके बाद एफ और एच के बारे में जिक्र किया गया, तो एच यहाँ है, एच की कमाई धमाई यानी कि वेतन कितना है 500। तो इस दोनों का क्या बोल रहा है, अनुपात बोल रहा है। तो 400 अनुपात 500 ये क्या होगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। अनुपात का मतलब क्या होता है कि काट छिट के जितना काट सकते हैं हम काट देंगे, तो 2 जीरो से 2 जीरो निपटा देंगे तो क्या बचेगा 4 और 5, यानी कि अनुपात हो जाएगा 4 अनुपात 5। ये आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इतनी सी बात आप समझ पाए होंगे, उम्मीद कर रहे हैं, ठीक है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देख लीजिए। इस सवाल को आप बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको करा दूंगा, क्योंकि एक ही सवाल, एक ही टाइप के सवाल जब हम बहुत सारा करते हैं तो थोड़े से मजा आ जाता है, ठीक है। लेकिन हर सवाल में अलग है, ऐसा मत समझिए कि हर सवाल एक ही जैसा है, क्योंकि इसमें हम 9 मार्च के 3rd नंबर शिफ्ट को सॉल्व करेंगे। इसका 4th वाले में टफेस्ट गया है, हर एक सवाल को डिस्कशन कर देंगे। आप विश्वास कीजिए मेरा कि जहां पर कंसेप्ट आएगा वहां पर आपको झाड़ के कंसेप्ट बताएंगे, और उस कंसेप्ट के आधार पर जिंदगी में सवाल आपका गलत नहीं होगा। और इसके पहले वाले जो एक वीडियो में, इसका पहले वाले जो सवाल में आपको बताया था ना, वो एक कंसेप्ट बेहतरीन था, तो मैंने थोड़ा सा उसको लंबा खींचा, लेकिन उसको मैं बता दूंगा कि और शॉर्ट में कैसे होगा। जैसे ही उस कंसेप्ट पर सवाल आएंगे तो मैं निचोड़ दूंगा, ठीक है। आज ये देखिए यहाँ पर क्या है, 22 नंबर सवाल कहता है कि नीचे दिए गए तालिका में 5 कंपनियों द्वारा किए गए बाइक और ट्रक के उत्पादन को दर्शाया गया है। यानी कि ये मेरा A1 मान के चलिए, ये A2 कंपनी है, ठीक है। अब बाइक और ट्रक का उत्पादन को दर्शाया गया है कि पहला वाला में बाइक को दर्शाया गया, यहाँ पर बाइक लिखा गया है, दूसरा नंबर ट्रक है, ठीक है। इन्होंने इतना इतना कंपनी ने उत्पाद किया है। आगे पूछिए, देखिए कहता क्या है। सबसे पहले तो आपको देखिए यहाँ मान निकालना है कि A2/A1 का मान निकालना है, A2/A1। आप कंडीशन कुछ दिया होगा गारंटी। A1 क्या कहता है मेरा कि सभी 5 कंपनियों द्वारा किए गए बाइक और ट्रकों के कुल उत्पादन के बीच का अंतर, सभी 5 कंपनी जो है ना, 5 कंपनी यानी कि बाइक का भी जितना है, ट्रक का भी जितना है, सभी को जोड़ करके उसका अंतर को लेना है, ठीक है। उसके बाद देखिए A2 क्या बोल रहा है कि कंपनी DFH, यहां पर थोड़ा सा हम यहां पर, ठीक है, कंपनी DFH यानी कि कंपनी डी, कंपनी एफ और इसमें एच क्या है, द्वारा किए गए बाइकों का औसत उत्पादन, यानी कि तीनों में से क्या करना, औसत उत्पादन लेना है। एक तो इसको लेंगे, एक तो इसको लेंगे, और इसको औसत उत्पादन लेना है। तो सबसे पहले काम क्या करेंगे, A2/A1। तो A2/A1, तो A2 का कंडीशन क्या है कि DFH द्वारा बाइक की औसत उत्पादन कितना है, डी में बाइक कितना 700 और एफ में 500, 1200 और 300, 1500। तो 1500 हो गया, 1500 हो गया, यहां पर बोलेगे सही बात है 1500। तो इसका क्या है औसत, औसत का मतलब कितना होता है कि जितना जोड़े बटा उतना, तो 1 2 और 3, तो 3 से भगा कर देंगे यहां पर, तो ये हो जाएगा 500। तो A2 का वैल्यू कितना हो गया 500 हो गया, ठीक है। तो A2 का वैल्यू 500 बट A1 का वैल्यू चाहिए। A1 मेरा क्या कंडीशन था कि जितना भी बाइक बेचा गया और जितना भी ट्रक बेचा गया है ना, दो मतलब उत्पादन हुआ है, दोनों का अंतर को लेना है। तो दोनों को जोड़ दीजिए। अब इसको थोड़ा सा मिटा देते, दोनों को जोड़िए। देखिए 7 और 4 11, 11 5 16, 16 2 20, 16 2 18, 18 3 21, 21 और 50 और 50 यहाँ पर 2200, यहाँ पर कितना हो गया 2200। इतनी सी बात समझ में आ गया। देखिए 5 3 8 2 10, 10 और 6 16, 16 6 कितना होता है 22, 22 और देखिए 50 यहाँ पर 2250, 2200 कितना हो गया 50 हो गया। यहाँ पर थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं, 2250। तो दोनों का अंतर कितना है, यहाँ पर 2200 है, यहाँ 2250 है, अंतर कितना हो गया 50 का अंतर है, ठीक है। तो अब नीचे A1 का वैल्यू 50 का अंतर, इसी को तो चाहिए था। A2/A1 5 से काट देंगे तो 10 बार में, इसका आंसर कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, राइट आंसर। इतनी सी बात आपको समझ में आ गया कि नहीं आ गया। थोड़ा सा दिमाग को शांति से बैठा करके चीजों को कीजिएगा, आराम से हो जाएगा, कोई ज्यादा बड़ी बात होती नहीं है सब, ठीक है। चलिए अगले सवाल पर आपके सामने मैं रखता हूं। अब देखिए ये सवाल क्या कहता है। इस बेसिस पर मैंने 3 दिन पे 3 सवाल कराए हैं आपको, 3 दिन पे 3 सवाल शायद करा दिए हैं। सवाल मेरा क्या कहता है कि किसी वृत्त के परिधि पर एक जीवा AB द्वारा आंतरिक कोण 90 डिग्री, वृत्त एक कोई वृत्त है, इसका एक जीवा है यहाँ पर, और जब वृत्त के ऊपर मतलब अर्धवृत्त में कोई भी कोण बनता है ना, तो वो 90 डिग्री का ही बनता है। तो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनाया गया, तो आपको पता होगा कि ये जीवा जो होता है ना, यही व्यास के बराबर होता है। इसकी जो भी लंबाई होगा वही इसका व्यास होगा, ठीक है। तो AB द्वारा आंतरिक कोण 90 डिग्री है,
यदि जीवा की लंबाई यानी कि ए और बी की लंबाई जो पूरा दे रखा है वो 16 सेंटीमीटर है, तो इस वृत्त की त्रिज्या कितना होगा? अगर यहां से यहां तक 16 है तो इसका आधा हो जाएगा त्रिज्या, यानी कि 16 का आधा कितना हो जाएगा? 8 सेंटीमीटर। तो यहां पर 8 आंसर हो जाएगा। मतलब आपको बना के दिखाया, इसे दिमाग में ही होगा ये सब सवाल, क्योंकि मैंने आपको बता दिया इसके दो ही कंसेप्ट बनते हैं कि जब एंगल पे कितना बनेगा, 180 डिग्री का कोण बनता है एक वृत्त से, ठीक है, 180 डिग्री का कोण ये बीचों बीच बनेगा, तब क्या होता है, तब व्यास बराबर जीवा हो जाता है, जीवा बराबर व्यास। और जब परिधि पर 90 डिग्री का कोण बनेगा तो व्यास बराबर जीवा हो जाएगा। ठीक है, इतनी सी बात आप जानते होंगे, शुरू दिन से कर रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा सही उत्तर। ठीक है, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल क्या कहता है? बहुत आसान सा सवाल होगा कि दो वृत्त की परिधि का क्रमशः, दो वृत्त है जिसका परिधि दे रखा है एक 77 सेंटीमीटर, एक 154 सेंटीमीटर, उनकी त्रिज्या के बीच का अंतर चाहिए। देखिए दो वृत्त है, ठीक है, दो वृत्त, तो एक 77 सेंटीमीटर यानी कि एक छोटा वृत्त होगा और एक 154 मतलब बड़ा। तो त्रिज्याओं का अंतर पूछा है तो बड़का से छोटा घटा देंगे। तो बड़ा वृत्त का देखिए वृत्त का परिधि क्या होता है? 2 पाई आर होता है, 2 पाई आर होता है, तो 2 पाई आर होता है। तो बड़ा वृत्त का मान लेते हैं कि 2 पाई आर है और माइनस और एक वृत्त है तो 2 पाई आर, ये बराबर दे रखा है। बड़ा वृत्त का मान हम 154 ले लेंगे क्योंकि वृत्त का परिधि बराबर 154 है, तो 154 और माइनस छोटा वाला का मान 77 है तो 77। बस यहां पर त्रिज्याओं का अंतर चाहिए, यानी कि आर माइनस आर का वैल्यू चाहिए, यहां से आर माइनस आर का वैल्यू चाहिए। तो यहां से 2 पाई को कॉमन ले लिया जाए तो क्या बचेगा? आर माइनस आर बचेगा। 154 में से 77 घटेगा तो बचेगा आपका 77, क्योंकि 14 में 7 जाएगा तो 7, और यहाँ पर फिर 14 में 7 जाएगा तो 7 ही बचने हैं, है कि नहीं? अब देखिए 2 पाई को कॉमन ले लिया तो 2 इंटू यहाँ पर हो जाएगा 22/7, और इसका मान तो चाहिए तो इसको रहने दीजिए, आर माइनस आर रहने देते हैं, बराबर 77 रहने देते हैं। 11 दूगने 22, 11 सत्ते 77। ठीक है, अब देखिए 2 दूगने 4, 4 हुआ यहाँ पर, तो 4 मेरा क्या होगा? नीचे आ जाएगा, और ये नीचे है तो ये ऊपर चल जाएगा। इतनी सी बात आपको समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो यहाँ पर आर माइनस आर जो होगा ना, ये ऊपर जाएगा तो साथ ही साथ हो जाएगा 49, ये बराबर के ऊपर जाएगा। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर तो भगा में है ना, तो पट्टी जाएगा तो गुना होगा, तो साथ ही साथ 49 हो जाएगा, और ये तो मेरा बराबर के पट्टी आएगा तो नीचे उतर जाएगा, तो 2 दूगने 4 हो जाएगा। अब 4 से इसको भगा दीजिए, 4 1 के 4 कट गया, 9 आया, 4 दूगने 8, बचा कितना? 1 पॉइंट लग गया, 10 हो गया। 4 दूगने 8, 4 पंचे 20, 12.25 हो जाएगा, 12.25 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। आर माइनस आर का वैल्यू 12.25 आंसर। ठीक है, इतनी सी बात आपको समझ में आ गया कि नहीं आ गया वो बता दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। इस सवाल को देखते हैं। इस सवाल क्या कहता है? देखिए कहता है कि दो समरूप वृत्त एक दूसरे के बाह्य बिंदु Z पर स्पर्श करती है, तो XY एक सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है, XY जो वृत्त को क्रमशः X और Y पर स्पर्श करती है, तो एंगल XZY का मान कितना होगा? तो एंगल ZY का मान हमेशा इस प्रकार से 90 डिग्री होगा। आप कैसे होगा वो मैं बताता हूं आपको, कि दो समरूप मतलब वृत्त है, एक ऐसे है, एक ये है और एक ये है। मैं यहां पर ले लेता हूं, नहीं यहीं पर जेड स्पर्श करता है। ठीक है, दो ऐसे ही समरूप त्रिभुज है, मतलब वृत्त है, और इसको स्पर्श कर रहा है यहां पर। ठीक है, ये मतलब समझ लीजिएगा कि स्पर्श कर रहा है यहां पर। ये जो स्पर्श कर रहा है ना, ये जेड है आपका, यहां से स्पर्श किया गया, ये जेड है, ये जेड है, स्पर्श कर रहा है। आगे कह रहा है कि जो वृत्त को क्रमशः एक्स वाई पर स्पर्श करती है, एक्स वाई पर स्पर्श करे, एक्स वाई एक सीधी उभयनिष्ठ रेखा है, तो एक्स वाई मान लेते कि ये एक सीधी उभयनिष्ठ रेखा है, इस प्रकार से थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये मेरा एक्स है और ये मेरा वाई है। ठीक है, तो अगर मैं यहां से इसको मिला दूं, इसे यहां से जेड से, तो ये बिंदु यहां से मिल जाएगा, ये बिंदु यहां से मिल जाएगा, ट्रायंगल का रूप लेगा। तो पूछ रहा है कि यहाँ का कोण कितना होगा, इस कोण का। तो ये देखिए वृत्त पर बन रहा है कि नहीं, अगर यहाँ पर एक डाल दिया जाए इस प्रकार से, तो ये तो इसको दो भागों में तोड़ देगा। तो अगर मान लेते हैं कि बातों को समझिएगा, अगर इस कोण को मैं थीटा मान लेता हूं और यहां पर इस कोण को थीटा मान लेता हूं, इस कोण को अगर मैं अल्फा मान लेता हूं, इस कोण को भी अल्फा मान लेते हैं, तो क्या होगा? यहां पर तो एक त्रिभुज बन गया, तो त्रिभुज का तीनों कोणों का मान कितना होता है? 180 डिग्री। तो एक कोण यहां पर थीटा प्लस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 2 थीटा प्लस यहां पर देखिए अल्फा प्लस अल्फा बराबर क्या हो जाएगा? 2 अल्फा बराबर तो 180 डिग्री होगा। दोनों में से 2 को कॉमन ले लिया जाए तो थीटा प्लस अल्फा बराबर क्या होगा? 180 डिग्री। और 180 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा, भगा हो जाएगा। तो अल्फा थीटा प्लस अल्फा बराबर कितना हो जाएगा? 90। यानी कि एंगल एक्स जेड वाई जिसका मान पूछा गया था जेड, जेड बराबर कितना होगा? 90 डिग्री होगा। ठीक है, इतनी सी बात आप समझ पाए होंगे, उम्मीद कर रहे हैं। देखिए इस सवाल को तो आपको करा ही दिए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं था। ठीक है,
अब देखिए इस सवाल में क्या कहता है, सवाल मेरा क्या कहता है कि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 12 सेंटीमीटर। समबाहु त्रिभुज का भुजा मतलब क्या है कि हर एक साइड ये भी बराबर है, ये भी बराबर है, ये भी 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो पूछा क्या जा रहा है, 30 समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या कितना होगा, अंतःवृत्त की त्रिज्या, अंतःवृत्त की त्रिज्या। तो अंतःवृत्त की त्रिज्या समबाहु त्रिभुज में अंतःवृत्त की त्रिज्या बराबर फॉर्मूला याद रखिएगा कि इसका फॉर्मूला था a/2√3, a/2√3, ये अंतःवृत्त का त्रिज्या का फॉर्मूला होता है। ये मेरा क्या है, ये मेरा भुजा है, ठीक है। तो ए का मान जहां पर दिया गया वहां पर बैठा दीजिए, यानी कि 12/2√3 हो जाएगा। तो 2 से काट देंगे 6 बार में, अर्थात 6/√3। कंडीशन क्या होता है कि नीचे रूट नहीं रहना चाहिए, तो इसका परिमेयकरण कर देंगे तो 6 × √3 एक ऊपर जाएगा, तो √3 × √3 नीचे भी इस तरीके से परिमेयकरण करते हैं कि नहीं करते। ये बात समझ में आया कि नहीं। ये √3 है ना, तो इसको √3 ऊपर भी करना पड़ता है, √3 मेरा नीचे भी करना पड़ता है। अब देखिए यहाँ पर 6√3 तो बच ही जाएगा, 6√3। अब √3 × √3, तो √3 × √3 क्या हो जाएगा, तो रूट हट जाएगा तो ओनली 3 बचेगा, तो 3 यहाँ बचेगा, 3 से 2 को काट देंगे, अर्थात आंसर हो जाएगा 2√3, इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि आपको यहाँ पर दिख रहा है। तो आपको सिर्फ ये चीज याद रखना कि समबाहु त्रिभुज का अंतः त्रिज्या क्या होता है, आपका अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होता है, वो a/2√3 होता है, ठीक है। अंतःवृत्त की त्रिज्या a/2√3 होता है, इस बात को आपको याद रखना है, a/2√3, ठीक है। अगले सवाल पर आ जाइए। अगला सवाल भी एक कंसेप्ट पर काम करता है। क्या पूछा जा रहा है इसका, देखिए साइन स्क्वायर 21 प्लस साइन स्क्वायर 69 का मान कितना होगा। अगर आपको पता है तो एक झटके में आंसर 1, लेकिन कैसे हुआ वो समझ लीजिए। देखिए हमेशा याद रखिएगा कि होता क्या है कि साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर, माफ कीजिएगा, यहाँ पर साइन स्क्वायर b बराबर 1 होता है। कब होगा, जब दोनों एंगल को जोड़ने के बाद यहाँ पर 90 डिग्री का बनेगा। दोनों को जोड़ने के बाद a प्लस बी जब हम जोड़ेंगे तो हमको 90 प्राप्त होना चाहिए। कितना प्राप्त होगा, जब हम ए बी को जोड़ेंगे तो हमको 90 मिलना चाहिए। उसी प्रकार से होता है यहाँ पर कॉस स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर b, ये भी बराबर होता है 1 का। कब होगा, जब हम a और b को जोड़ेंगे, a और b का जो भी वैल्यू होगा उसको अगर जोड़ने के बाद हमको 90 प्राप्त होता है, तब इसका वैल्यू 1 होगा। दो ही कंडीशंस अप्लाई होते हैं। तो देखिए इसका एंगल में कितना है, 21 है, इसका एंगल में 69, दोनों को जोड़िए, 10 और 6 2 8 1 90 अगर बन रहा है तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्योंकि हमें पता है साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर b बराबर 1 होगा। कब होगा, जब दोनों एंगल को जोड़ने के बाद 90 मिलेगा, ठीक है। इतनी सी बात आपको समझ में आए होंगे, उम्मीद कर रहे हैं, ठीक है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल इस बार ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है। इस टाइप के सवाल में क्या होता है कि सबसे पहले जब tan कोट में देखा जाए ना, तो वहां पर वैल्यू पुट कर दीजिए, मतलब आसान हो जाएगा, ठीक है। तो वैल्यू हमेशा tan कोट में जब देखेगा आपको चीजें, तो यहाँ पर 45 डिग्री का वैल्यू पुट करने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो 1 के जगह पर तो 1 ही हो जाएगा। tan 45 का वैल्यू 1 होता है, आपको पता होगा, माइनस sec 45 डिग्री का मान होता है √2। तो इतना दूर सॉल्व करने के बाद यहाँ पर रखिएगा, यहाँ पर भी 45 ही पुट करना है, तो 1 के जगह पर 1, कॉट 45 का वैल्यू कितना होता है भैया, 1 होता है, ठीक है। कॉट 45 का वैल्यू 1 होगा, आपको पता होगा। और कोसेक 45 का वैल्यू कितना होता है, √2 होता है, √2। अब इसको जोड़ दीजिए, 1 + 1 2 - √2 यहाँ पर, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 + √2, ठीक है। तो a - b a + b, a - b a + b, a - b a + b बराबर क्या होता है, a² - b²। तो यहाँ पर ये तो फॉर्मूला बन रहा है, ये चीज आप समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे। अगर मैं इसको मानूं कि a - b है और ये a + b है, ठीक है, तो बराबर क्या होता है, a² - b² होता है। यानी कि ये मेरा a का काम करेगा, ये मेरा b का काम करेगा। तो a मेरा कितना है, 2, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 - √2 का स्क्वायर। तो √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 से रूट स्क्वायर हट जाएगा, तो 2 बचेगा, 4 में 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 2, आपका यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। देखिए इस सवाल में आपको बहुत सारे करा दिए हैं, और इस सवाल में आपको बहुत ज्यादा कुछ दिक्कत नहीं होगा। आपको चीजें अगर पता है, tan x बराबर 10/17 है, तो tan थीटा बराबर क्या, अगर मैं मानूं, थोड़ा सा यहाँ पर एक लिखने की कोशिश करता हूं कि tan x बराबर 10/17 दिया गया है, तो tan बराबर क्या होता है, p/b होता है, p/b। यानी कि ये मेरा p का वैल्यू है, तो ये मेरा b का वैल्यू है नीचे वाला। कमी किसका है, h का वैल्यू। तो h का वैल्यू निकालने के लिए दोनों का स्क्वायर करके जोड़ देना पड़ता है, दोनों का स्क्वायर करके जोड़ देना पड़ता है। तो 10 का स्क्वायर करेंगे तो 117 का स्क्वायर होता है 289। तो 289 और 100 अंडर रूट में 389 हो जाएगा h का वैल्यू। ये बात समझ में आया कि नहीं आया, वो बताइएगा। ये बात आपको समझ में आया कि नहीं आया भैया। यार आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि अब मैंने बहुत सारी इसमें, देखिए पिछले वीडियो में भी इसका सवाल सॉल्यूशन दिए हैं, इस वीडियो में भी दिए हैं। अब tan थीटा बराबर p/b होता है, तो p मेरा यहाँ पर ये 10 है और b मेरा कितना है, 17 है, और चाहिए आपका h। तो h बराबर फॉर्मूला होता है कि √p
पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर यानी कि 100, अब प्लस बी का स्क्वायर मतलब 289, 17 का स्क्वायर, इसको अंडर रूट में लगा देंगे तो 100 200 300 हो जाएगा, 389 हो जाएगा। ये दिमाग, ठीक है। तो इसको दिमाग में आपको निपटारा करना है कि लंबा वाला भुजा जब भी पूछेगा ना तो दोनों का स्क्वायर करके मान से जोड़ दीजिए, और जो भी आएगा वो अंडर रूट में आएगा। अगर अंडर रूट से निकालना पॉसिबल है, उसका परफेक्ट रूट बन जाएगा तो हम निकाल देंगे, नहीं बनेगा तो छोड़ देंगे। इतनी सी बड़ी बात थोड़ी है यार, आप चीजें समझ गए होंगे आप। अब आपको पूछा क्या दुनिया में कुछ पूछे आपको, पी बी एच पता है ना, तो साइन एक्स बराबर क्या फॉर्मूला था, पी बाई एच। पी का वैल्यू यहाँ पर कितना है, अरे तेरी, अच्छा कैसे चला गया, माफ कीजिएगा, अरे यार हट। अच्छा ठीक है, 10x बराबर 10/17 था, 10/17 ये मेरा p का वैल्यू, ये मेरा h का, ये मेरा b का वैल्यू, p बाई बी होता है, आपको पता होगा। तो आप देखिए, अब आपको पी बी एच पता है तो आप दुनिया में किसी का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे साइन का पूछा गया तो साइन का क्या होता है, P बाई एच होता है, तो P का वैल्यू यहाँ पर 10 है और H आपने अभी अभी निकाला √389, तो 389 जहां पर ये मिल जाएगा वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पर 10 बटे यानी कि सी नंबर आपका सही उत्तर हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आया कि नहीं आया वो बताइएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल, इस सवाल को आप खुद बना सकते हैं क्योंकि इस कंसेप्ट पर आपको बता दिए थे कि देखिए कभी भी k प्लस 1/k अगर आपको 2 मिल जाए तो इसका k का वैल्यू माइनस का 1 होता है, ठीक है। अगर ये चीज k प्लस 1/k इक्वल टू -2 रहेगा तो k का वैल्यू यहाँ पर -1 होगा। इतनी सी बातें आपको पता है। कंडीशन यहाँ पर फोकस कीजिएगा, क्या पूछा है देखिए, k प्लस 1/k प्लस 2 इक्वल टू 0, तो इस 2 को हम ऊपर टी भेज देते हैं तो k प्लस 1/k इक्वल टू हो जाएगा -2। तो जब k प्लस 1/k इक्वल टू -2 रहेगा तो k बराबर कितना पुट करना है, माइनस का 1 पुट करना है। ये बात आप समझ गए हैं। अब आगे आपसे क्या पूछा जा रहा है, आगे आपको ये पूछा गया कि k के पावर में 17 है तो विषम संख्या है, तो k के पावर में 17 यानी कि k के पावर में अगर विषम संख्या रहा 17 जैसे रहेगा ना, k के पावर में विषम संख्या, तो ये माइनस को पॉजिटिव नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर 18 रहता तो इसको ये पॉजिटिव कर देता, ठीक है। तो पावर में अगर सम संख्या है तो माइनस को प्लस कर देगा, लेकिन विषम संख्या है तो प्लस नहीं कर पाएगा, यानी कि यहाँ पर माइनस ही रह जाएगा। उसके बाद प्लस, और यहाँ पर भी देखिए माइनस है, k के पावर में माइनस, तो माइनस प्लस यहाँ भी माइनस हो जाएगा। तो 1 बटे माइनस का 1 तो ऐसे ही प्लस होता, तो यहाँ प्लस माइनस माइनस होता, तो -1 बराबर -2। ये बात आपको समझ में आया कि नहीं आया, फिर से मैं बता देता हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो। यहां तक का वैल्यू तो -1 हुआ, फिर बीच में प्लस है तो प्लस रख दिया, 1 का वैल्यू 1 है, k का वैल्यू तो 1 रखना है। पावर में देखिए माइनस है, 11 क्या है, 11 एक विषम संख्या है, तो ये माइनस को पॉजिटिव नहीं कर पाएगा। तो माइनस को जब पॉजिटिव नहीं कर पाएगा तो -1 रहेगा, ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो -1 और -1 नीचे कोई वैल्यू नहीं, एक रहे ना रहे, तो एक और एक जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 2, लेकिन माइनस से जुड़ रहा है तो आगे माइनस रहेगा, तो -2 इसका सही उत्तर हो जाएगा, ये वाला, ठीक है। उम्मीद करें चीज आप समझ पाए होंगे। अगला सवाल देखिए, इस सवाल का कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, ठीक है। ये एक फॉर्मूला पर बेस्ड है, तो आपको फॉर्मूला आपको पता करना होगा, मतलब फटाक से आपको दिमाग में आना चाहिए कि ये इस फॉर्मूला को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। ये कौन सी फॉर्मूला है, आपको अगर थोड़ा सा दिमाग लगा, जैसे हमने अभी आपको क्या बताया कि a प्लस बी, यहाँ पर ये वाला काम नहीं है, हम आपको बता रहे हैं a माइनस बी बराबर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हमको ये भी चीजें आना चाहिए कि a माइनस बी, a प्लस बी बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। और कभी अगर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रहेगा तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि इसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी और a माइनस बी। तो हमको दोनों चीजें पता है तभी तो हम खेल पाएंगे बहुत अच्छी तरीके से। तो यहाँ पर भी एक बड़का फॉर्मूला अप्लाई होता है, आपको पता होगा, मैं थोड़ा सा यहाँ पर लिख देता हूँ, फिर हम उस चीज को सेटिस्फाई करा देंगे, ठीक है। फॉर्मूला मेरा क्या कहता है, देखिए इस चीज का एक फॉर्मूला होता है, कौन सी फॉर्मूला, कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab, इसी का फॉर्मूला ये वाला है। क्या फॉर्मूला है कि a प्लस बी प्लस सी, ये फॉर्मूला है यहाँ पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए, यही एक फॉर्मूला है, ठीक है। तो इस वैल्यू को छुपा करके रखा गया है और आपको हमें जो दिया गया है a प्लस बी प्लस सी दिया गया है, ठीक है, a प्लस बी प्लस सी दिया गया है। यहाँ पर इन्होंने भूल कर दिया, यहाँ पर a प्लस बी, यहाँ पर 2c है, ठीक है, सवाल में 2c है, माफ कीजिएगा 2c है। मेरा टाइपिंग जो किया है ना वो एकदम बिल्कुल क्या जो है क्या खा के टाइप करता है पता नहीं है, उसको सवाल देते हैं एक टाइप करने कर देता 5, ठीक है, माफ कीजिएगा मैं पहले चेक नहीं करता हूँ, अब की बार मैं करके आऊँगा,
ठीक है। तो यहाँ पर 2c है, याद रखें क्योंकि क्वेश्चन मुझे याद है इसीलिए मैं यहाँ पर बता पा रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 4c, यानी कि कुछ भी चेंज नहीं है, केवल c के जगह पर 2c किया गया है, c के जगह पर 2c किया गया है। ठीक है, c के जगह पर 2c कर दिया गया है। तो अब देखिए ये वाला जो पोर्शन है a प्लस बी प्लस 2c, तो a प्लस बी प्लस 2c यहाँ पर केवल 2 दिया गया है, 2 दिया गया है 2। तो हर जगह पर उन्होंने 2 के साथ, जैसे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पर 2c स्क्वायर किया है तो इसीलिए 8, यानी कि c की जगह पर 2 होगा। तो इसी चीज को यहाँ पर फिट करा देंगे, केवल c की जगह पर 2 रखना है। ठीक है, तो a क्यू की जगह पर a क्यू प्लस बी क्यू की जगह पर बी क्यू प्लस यहाँ पर 2c क्यू हो जाएगा इस प्रकार से। तो ये 3 मेरा गुना होगा तो क्या हो जाएगा, 2 गुना 3 बराबर मतलब 2 गुना 2 गुना 2, इसका मतलब 2 दूनी 4 दूनी यहाँ पर 8। तो यहाँ पर 8c क्यू माइनस c का जगह पर 2 रखना है, तो यहाँ पर 2 रखेंगे तो 2 तो गुना हो जाएगा, तो यानी कि क्या हो जाएगा 3 दूनी 6abc। इतनी सी बात आपको समझ में आ गया, तो यही हो जाएगा आपका आंसर, 3 दूनी 6abc आपका सही उत्तर हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर कौन वाला आंसर आपको सेटिस्फाई दिखेगा, तो देख लीजिए यहाँ पर a क्यू प्लस बी क्यू प्लस का 8c क्यू है और फिर बीच में यहाँ पर माइनस आएगा तो 6abc, ये वाला आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आपको इस चीज का ये वाला हमको दिया गया था, टर्म दिया गया था, और इस टर्म के आधार पर हम इस चीज का वैल्यू को आंसर में इस टर्म में दिया गया आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करें छोटी सी बात आप समझ पाएंगे। सवाल में थोड़ा सा मिस्टेक यहाँ पर 2c था तो 2c बैठा दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, उम्मीद करें चीजें आप समझ पा रहे होंगे। तो चलिए अगले सवाल पर आ जाते हैं। अब देखिए इस सवाल में हमने पिछले 2 वीडियो में इस सवाल का आंसर किए हैं। ठीक है, इसी पर बेस्ड इस सवाल में भी मतलब इस शिफ्ट में भी पूछा गया था और डाटा केवल चेंज है। समझने की कोशिश कीजिए कि देखिए कहता है कि एक कार निर्धारित समय से 60 मिनट पहले निकल जाती है, लेकिन 280 किलोमीटर की दूरी 280 किलोमीटर दूर अपने गंतव्य तक समय पर पहुंचने के लिए उसे अपनी सामान्य चाल 14 किलोमीटर प्रति घंटा धीमी करनी पड़ती है। कार की सामान्य चाल क्या है, कार की सामान्य चाल क्या है, सामान्य चाल क्या है, यानी कि स्पीड निकालना है। तो देखिए एक बात समझ आया होगा कि जब भी किसी डिस्टेंस को जाएगा और लेट हो या देरी होता है ना, तो आप ऑप्शंस को उठाया कीजिए कि टोटल दूरी कितना है मेरा 280 किलोमीटर, 280 किलोमीटर। तो आप ऐसे ऑप्शन को चूज कीजिए जो 280 से पूरा कटता हो। ठीक है, 280 से पूरा कटता हो। तो 77 देखिए 280 को नहीं काट पाएगा, 66 भी नहीं काट पाएगा, 63 भी नहीं काट पाएगा। ठीक है, 70 एक ऐसा नंबर होगा जो 280 को पूरा काट देगा। ठीक है, तो जब सवाल मेरा क्या कहता है कि जब पहला स्पीड से जाएगा, तो पहला स्पीड मान लेते कि 70 से गया, तो 280 किलोमीटर दूरी को जाने में कितना समय लगेगा, तो 280 बटे 70 अगर करेंगे हम यहाँ पर 70 करेंगे तो 10 से 10 7 चुका 18, 4 घंटे का समय लगेगा, 4 घंटे का। उसके बाद क्या कह रहा है कि अपने गंतव्य तक पहुंचने पर उसने अपनी स्पीड सामान्य चाल को 14 किलोमीटर धीमी कर दिया। पहले उसकी रफ्तार 70 था, उन्होंने 14 धीमी कर दिया, 14 और धीमी कर दिया, तो यानी कि अब कितना हो गया 56। उसी दूरी से तय करेगा 280 किलोमीटर को, तो कितना हो जाएगा आप काट सकते हैं कैसे, 4 कम 4 4 4 16, 4 7 28, 14 5 70, यहाँ पर 5 घंटे। तो यहाँ पर 4 घंटे और 5 घंटे बीच का अंतर कितना है, 1 घंटे का। सवाल में भी क्या 1 घंटा अगर अंतर दे रहा है तो सही बात है। सवाल में 60 मिनट पहले निकल जाते हैं, यानी कि 1 घंटे का 60 मिनट बराबर 1 घंटा, तो आपका 1 घंटा यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, और बाकी मैं आपको बता देता हूं कि ये कैसे बनता है। ये इस तरीके से बनता है, चीजें उसको समझ लीजिए आप कि डिस्टेंस बराबर फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस बराबर फॉर्मूला S1 इंटू S2 बटे S1 माइनस S2 का डिस्टेंस इंटू टाइम का डिस्टेंस, टाइम का गैप कितना टाइम लग रहा है। तो इसी चीज को हम यहां पर निकाल देंगे कि S1 मेरा क्या स्पीड है, पता है आपको, नहीं पता, तो S की जगह पर S इंटू दूसरा बार स्पीड क्या है कि जितना भी इसका स्पीड रहा है ना, उससे ये 14 किलोमीटर प्रति घंटा धीमी कर रहा है, 14, तो यानी कि S माइनस 14 हो जाएगा। और डिस्टेंस आपको पता है सवाल में 280 किलोमीटर दिया गया, तो 280 यहां पर आपको रखना होगा डिस्टेंस, दूरी, और बटे में ये दोनों का अंतर कितना है 14, और 60 मिनट बराबर 1 घंटा होता है, 1 घंटा। ठीक है, इसको काटने की जरूरत आपको नहीं है, यहां जाके आप गुना मत कीजिए करेंगे। यहां पर 280 है ना, 280 को जैसे यहाँ पर गैप 14 है ना, तो इसका गैप 14 बनाने की कोशिश करेंगे। एक बात को समझिए, यहाँ पर 280 इंटू 14 रहने देते हैं, यहाँ पर S माइनस 14, इस दोनों का गैप को 14 करेंगे। तो यहाँ पर 14 बनाने के लिए क्या कर सकते हैं हम, तो 280 को इस प्रकार से लिख सकते हैं 14 इंटू 20 इंटू 14। ठीक है, लिख देंगे। तो अब तो यहाँ पर 14 बढ़ा, लेकिन बीचे 20 बढ़ रहा है, तो इस 20 को भी ऐसे तोड़ दीजिए जिसका गैप 1 होगा, तो 1 होगा तो 1 गुना 14, 1 गुना 14, कोई अंतर बनेगा नहीं। तो इसको अगर मैं 1 बना दूं ना, तो कैसे बना सकते हैं, 5 इंटू 4 करके,
4 गुने 5 बराबर 20 इंटू 14 यहाँ पर रह जाएगा। तो 14 पंचे हो जाएगा यहाँ पर 70 इंटू 14 छक्के हो जाएगा 56। तो पहला स्पीड कितना है मेरा 70, अगर 70 में रखता हूँ तो दूसरा कितना होगा 14 में से 70 में से 14 घटेगा तो 56, अगर 56 आ रहा है तो यानी कि हमारा चीज़ें सब सही कुछ चल रहा है। तो यानी कि दूसरा स्पीड यहाँ पर कितना s माइनस 14 यानी कि 56 हो जाएगा, पहला स्पीड कितना होगा 70 होगा। इतनी सी बात आप समझ गए। करने के बजाय आप सीधे एक चीज फोकस कीजिएगा, जब आपको डिस्टेंस मतलब कोई टाइम का गैप दिया जाएगा कि इतना लेट हो रहा है, पहले जाना चाहिए था इतना, तो उस स्थिति में ऑप्शन को उठा लीजिए आप, ऐसा ऑप्शन को चूज मतलब लेना है आपको जो कि पूरा पूरा काट दे, तो उसको ले लीजिएगा। तो पहला स्पीड मान लेते कि मेरा 70 है, तो पहला स्पीड 70 है, तो 70 से मैं 280 को दबाऊंगा तो 4 घंटे का समय लग रहा है। और दूसरा क्या है लेट हो रहा है कितना, दूसरा अगर 14 किलोमीटर घटा दे, पहले मेरा रफ्तार 70 था 14 घटा दिया तो 56 हो गया, अब 56 में से उसको कटाएंगे तो वो 5 बार में जा रहा है। तो अब गैप देखिए, जब मैंने 70 से गया तो ये 4 घंटा समय लगा, जब मैंने अपना रफ्तार को और घटाया तो मुझे 5 घंटे का समय लगा। अब दोनों का गैप क्या एक आ रहा है, यहाँ पर एक आ रहा है, 1 घंटे का गैप। अगर सवाल में भी 1 घंटे का गैप दे रहा है इसका मतलब आप बिल्कुल सही जा रहे हैं, आपका आंसर सही है। अगर नहीं देगा तो फिर हम दूसरा ऑप्शन में चूज करेंगे और वो भी ऑप्शन पूरा पूरा कट जाएगा, ठीक है। और नहीं तो आप इस तरीके से चीजों को निकालना पड़ेगा आपको वहां पर, ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगा करके। अब अगला सवाल देखिए, टाइम एंड वर्क का सवाल है। क्या कहता है सवाल मेरा, क्या कहता है कि x अकेले एक काम को 18 दिनों में पूरा कर सकता है और y अकेले उसी काम को x द्वारा लिए गए समय का आधे समय में कर सकता है। तो एक साथ काम करते हुए एक दिन में उसी काम का कितना हिस्सा पूरा कर सकता है, कितना हिस्सा एक दिन में उसी काम का कितना हिस्सा पूरा कर सकेगा। यानी कि x अकेले एक काम को कितना दिन में 18 दिन में कर सकता है, तो x किसी काम को 18 दिन में कर सकता है। y बोल रहा है कि जितना दिन में x करता है ना उसका आधा दिन में y करता, तो x 18 दिन में कर रहा तो y कितना दिन में करता होगा, यानी कि y 9 दिन में कर देता होगा। अब यहाँ से आप टोटल काम को निकाल देंगे, बोलेंगे बिल्कुल 9 दूनी 18 में 9 18 का एलसीएम कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। तो इसका एक बार में जाएगा, ये 9 दूगने 18, तो ये 1 और 2 क्या आया, ये एफिशिएंसी आया कि x एक दिन में एक काम कर सकता है, y एक दिन में 2 काम कर सकता है। तो दोनों मिलके करेगा, तो एक दिन में टोटल काम कितना है 18 है, और दोनों मिलके करेगा तो ये एक दिन में एक काम करेगा, ये एक दिन में 2 काम करेगा। तो x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो 3 चौक 18, ये क्या होगा 6 दिन में समाप्त कर देगा, 6 दिन में समाप्त कर देगा। तो आपको हिस्सा पूछा गया, देखिए भाग पूछा गया है, तो दिन का उल्टा भाग होता है, तो 6 का मतलब उल्टा क्या हो जाएगा 1/6, ठीक है, 1/6 आपका सही उत्तर हो जाएगा। एक दिन में कितना उसी काम का एक दिन में कितना हिस्सा पूरा कर सकता है, तो 1/6 भाग या 1/6 हिस्सा पूरे दिन का, मतलब 6 दिन में पूरा करेगा दोनों मिलकर के। तो दोनों मिलकर के ही जो दिन आता है ना, दिन का ही उल्टा मेरा क्या हो जाता है भाग हो जाता है, हिस्सा हो जाता है। इस बात को आपको पता होगा, ठीक है। उम्मीद करें ये छोटी सी बात आप समझ पाए होंगे। याद रखिएगा कि जितना भी डे आता है, डे का उल्टा क्या हो जाता है आपका दिन, डे का उल्टा भाग हो जाता है, हिस्सा हो जाता है काम का, ठीक है। अगला सवाल देख लीजिए, अगला सवाल बेसिक सा सवाल है। क्या कहता है कि 6 लड़कियों की एक कक्षा की औसत आयु x वर्ष है, ठीक है, x वर्ष है। तो x - 2 x + 4 x + 8 x + 10 आयु वाले 4 नई लड़कियां कक्षा में शामिल हो जाती है, तो नई औसत क्या होगा। बिल्कुल बेसिक से हम इसको करेंगे। तो क्या पूरा कि 6 लड़कियों की कक्षा की औसत आयु कितना x वर्ष है, यानी कि 6x, ठीक है। और इनको भी सबको जोड़ दीजिए x x और यहाँ पर x और x, 4 को x, 6x और 4x कितना हो जाएगा टोटल 10x हो जाएगा। तो 10x रखेंगे, बीच में प्लस करना है या माइनस करना है वो भी देख लेंगे। तो यहाँ पर सबको जोड़ दीजिए, नंबर को जोड़िए, 4 पहले प्लस वाले को जोड़ दे, 10 8 18 4 22, 22 में से 2 घटेगा तो 20 बचेगा, यानी कि प्लस का 20। तो पहले कितना लड़की था, पहले 6 था और 4 नहीं आ गया, तो टोटल कितना हो गया 10 से डिवाइड करना होता है। तो ये दोनों का अलग अलग कर देंगे, तो 10x/10 हो जाएगा, प्लस का 20/10 हो जाएगा। तो 10 से ये 2 बार में कट जाएगा, 10 से 10 कट जाएगा, बचेगा क्या x + 20 बचेगा। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा x प्लस, माफ कीजिएगा 10 दूगने 20, x + 2 हो जाएगा इसका सही उत्तर, यानी कि ये वाला आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करें छोटी सी बिल्कुल बेसिक सा सवाल था, कोई दिक्कत नहीं। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या कहता है। अगला सवाल क्या कहता है कि 15 व्यक्तियों का औसत भार 30 केजी है, एक नया व्यक्ति जिसका भार 78 केजी है समूह में शामिल हो जाता है, तो 16 व्यक्तियों का औसत भार कितना होगा, 16 व्यक्ति का औसत भार कितना होगा, यानी कि 16वां व्यक्ति कौन होगा, न्यू व्यक्ति। और न्यू मेंबर का जब भी पता करना होता है, आपको पता है न्यू जब पता करना हो तो ओल्ड में कितना था, वजन 30 था।
अब न्यू व्यक्ति जो आ रहा है उसके वजह से वजन बढ़ रहा है कि घट रहा है? बढ़ रहा है। तो बढ़ रहा है तो बीच में प्लस करेंगे। कितना बढ़ रहा है? पहले था 30 केजी और इसका है 78 केजी, तो 78 माइनस 30 यानी कि ये कितना बढ़ा भैया? ये 48 केजी ज्यादा लेकर आ रहा, तो 48 ज्यादा। तो ये 16 व्यक्ति का औसत वजन पूछ रहा है, 16 व्यक्ति का औसत, तो ये 48 16 में बढ़ेगा। तो औसत पूछ रहा है यानी कि 16 से डिवाइड कर दीजिए, तो 16 तो 48, यहाँ पर 3 हो गया, तो 30 और 3 यानी कि प्रत्येक का भी कितना हो जाएगा? फिलहाल का वजन 33 केजी हो जाएगा। तो ये आपका राइट हो जाएगा, क्योंकि एक व्यक्ति ने जो 48 केजी वेट ज्यादा लेकर आया है, तो उस कक्षा में 16 व्यक्ति का औसत का मतलब क्या है? सबका समान वजन होगा। तो 48 केजी जो वेट ज्यादा लाया तो वो सब में बटेगा, 16 व्यक्तियों में। 48 जो ज्यादा लाया 16 में बटेगा। ठीक है कि ठीक बात है कि नहीं? इसीलिए हमने 16 से यहाँ पर डिवाइड किया है। ठीक है, चलिए आगे चलिए। ये एक रेशियो एंड प्रोपोर्शन का सवाल है, इसे बहुत आसान सा सवाल होता है। इसको कंसेप्ट देखिए, आपको PRS का मान पूछा गया, इस पर दिया गया है। इसको मैं एक बार लिख देता हूं, जिंदगी में दोबारा गलत नहीं होगा। देखिए, जब भी दिया जाए ना PQ बराबर कितना दिया गया है? 2:3। पहले इसको ऐसे लिख लीजिएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। QR बराबर कितना है? 4 और 5, फटाक से। ठीक है, कलम में तो और भी ज्यादा लिखेंगे आपको। और RS बराबर कितना दिया गया है? 2:1 है। और भी कुछ दिया गया? नहीं दिया गया। और इसमें से आपको याद रखिएगा, जब 3 वेरिएबल में चीजें दिया हो जाएगा, 3 सिस्टम में ना, तो हमेशा 4 का नंबर निकलता है, यानी कि P निकलेगा, Q निकलेगा, RPQRS निकलता है। आपसे पूछा गया PRS का ही पूछा है, तो हम PRS का ही बताएंगे। ठीक है, P का मान हम यहां से निकालेंगे ना, P का, तो P इस लाइन पे है कि नहीं? P का मान निकालेंगे तो P का इस सभी को गुना कर दिए, 4 दूनी 8 दूनी 16, तो P का मान 16 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या चाहिए? Q, तो Q मेरा इस लाइन में है, इस लाइन में, तो Q जब चाहिए होगा ना, तो अब ये हट जाएगा। ठीक है, ये हट जाएगा, तो ये इस लाइन से ऐसे गुना कर दीजिए। ठीक है, तो 4 या 12 दुगने 24 हो जाएगा, तो 24 रखेंगे। उसके बाद क्या है? PQR जब चाहिए तब ये भी हट जाएगा, अब ये पकड़ लेगा, पूरा पूरा पकड़ लेगा, तो 5 दूने 10 दिया हो जाएगा यहाँ पर 30 R का वैल्यू। और S चाहिए तो S पूरे सीधा वाला बचा है, तो 3 × 5 = 15, 3 × 5 = 15, तो 15 हो जाएगा। अब आपका मान किसका पूछा गया है? मान पूछा है P का पूछा है, P का पूछा है, R का पूछा है, और S का पूछा है, तो कितना हो जाएगा? 16, 30 और 15, 16, 30 और 15, ये वाला आपका सही उत्तर हो जाएगा। इतनी सी बात है, आपको समझ में आ गया? जब भी P का पूछेगा तो P तो मेरा इसी लाइन में है ना, तो P को समझ लीजिए, पूरा आपस में गुना सबको। Q का मान चाहिए तो P मेरा हट जाएगा, P मेरा हट गया, अब Q आया, तो Q इस लाइन में यहां तक गया है, इस लाइन में तो Q है और इसमें भी Q है। ठीक है, तो इसका और यहां पर Q है, तो इस वाले नंबर को ले लेंगे। ठीक है, उसके बाद जैसे R पे है ना, R पे, तो R तो मेरा इस लाइन में है, और R कहाँ है? उसके बाद यहां पर जाके, और R इस लाइन में भी है, तो मतलब यहां से ऊपर ही जाना है, तो R इस प्रकार से, और S मेरा सिर्फ इस लाइन में है, तो ऐसे खींच देंगे। ठीक है, तो सीधे दिमाग में आपको ये चीजें रखना है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करें इस चीजें समझ पाए होंगे। अगला देख लीजिए। अगला सवाल क्या कहता है? बहुत बेसिक सा सवाल है। क्या कहता है कि राम 3500 रुपए में 2 घड़ी खरीदता है। एक घड़ी को 25% लाभ पर और दूसरी घड़ी को 10% की हानि पर बेचकर पूरे लेन देन में ना तो लाभ अर्जित करता ना ही हानि अर्जित करता है, तो प्रत्येक घड़ी का क्रय मूल्य कितना होगा? पहले घड़ी को बेचा 25% लाभ में, 25% लाभ में बेचने का मतलब क्या है? अगर ये मेरा कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस ये SP, तो लाभ में मतलब 4 पे खरीद के 5 पे बेचा होगा। ठीक है, दूसरा बार क्या? 10% हानि पर बेच रहा है, 10% हानि पर, यानी कि माइनस हो जाएगा। माइनस 10% का हानि का मतलब क्या है? कि 1/10, 1/10 यानी कि 10 पे खरीद करके 9 पे बेचा होगा। ठीक है, आप देखिए सवाल बोलता है कि दोनों घड़ी को कितना में खरीद के लाया? 3500 में। आप देख रहे हैं कि दोनों घड़ी का क्रय मूल्य कितना? एक 4 है, एक 10 है, तो 14 के बराबर हो जाएगा यहाँ पर 3500, 14 के बराबर 3500 हो जाएगा, तो 1 के बराबर कितना हो जाएगा? तो 3500 को जब 14 से भगा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 14 दूनी 28 होगा, 14 दूनी 28, 14 दूनी 28 तो 5 बचेगा, 14 दूनी 28 तो 7 बचेगा, तो 14 पंचे 70, 1 0, यानी कि 1 का मान हो गया 250। तो ये तो मतलब एक रेशियो मेथड है, रेशियो, तो 1 का मान 250 है, तो यहाँ पर भी 250 से गुना कर देंगे, तो पहला वाला घड़ी कितना? 250 गुना 4 बराबर कितना? 2500 का 100 यानी कि 1000 होगा। ठीक है, उसके बाद इसको भी खरीदा गया मान को पूछा गया, तो इसमें भी 250 का गुना करना होगा, तो यहाँ पर 250 गुना मतलब 2500 इसका हो जाएगा, 2500। तो पहला घड़ी को कितना में खरीद के लाया? 1000 में, और दूसरा को लाया है 25 में। ठीक है, ये बात समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि दोनों घड़ी को जब ये कह रहा है कि 35 रुपए में खरीद रहा, लेकिन हम जब देख रहे हैं तो 4 रुपए और 10 रुपए, 14 रुपए बन रहे हैं दोनों घड़ी का क्रय मूल्य। एक घड़ी को 4 रुपए में खरीद के लाया, दूसरा का 10 में लाया है, तो दोनों को 14 रुपए में, लेकिन सवाल कर रहा है 14 रुपए नहीं 3500, तो 14 के मान को 3500 बराबर किए, तो 1 रुपया, 1 का मान कितना हो जाएगा? 1 यूनिट का मान हो गया 250 रुपए, तो 250 यूनिट में मान 4 है, तो 250 गुना 4 बराबर 1000, और दूसरा क्या हो जाएगा?
250 गुना 4 बराबर 1000 और 250 गुना 10 बराबर 2500। इतनी सी बात आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद कर रहे हैं। ठीक है, अगला सवाल देख लीजिए। अब अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या कहता है कि एक घड़ी का अंकित मूल्य के 4/5 भाग पर बेचने पर, ठीक है, अंकित मूल्य, अंकित मूल्य मतलब एमआरपी, एमआरपी अंकित मूल्य 4, नीचे वाला क्या होता है एमआरपी हो गया, मतलब 5 रुपया में खरीदा, 5 रुपये मार्केट प्राइस है, उसको बेचा है कितने में, एसपी तो ऊपर वाला मेरा 4 हो जाएगा, तो सीपी पूछ रहा है भैया, सीपी कॉस्ट प्राइस, तो अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात कितना होगा, अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात चाहिए। ठीक है, आगे जब पढ़िएगा तो आपको पता चल रहा है कि 10% की हानि होती है, किसमें, बेचने पर, बेचने पर 10% की हानि होती है। तो हानि का मतलब क्या, 10% का हानि मतलब किसी वस्तु 1/10 हो गया, किसी वस्तु को उन्होंने कितना में खरीदा, 10 में खरीदा और 9 में बेचा होगा, 9 में बेचा होगा, 10 में खरीद करके 9 में बेचा हो गया। अब ये बन गया। अब इसको दो तरीके से बना सकते हैं, एक तो हो गया आपका रेशियो मेथड, यानी कि रेशियो एंड प्रपोर्शन पढ़े हैं, तो ये घर खाली, तो इसके आगे वाला यहाँ पर 4 चिपका दीजिए, ये 9 है, इसका घर खाली तो 9, तो अब ये हो जाएगा लाइन मेरा 9 × 45 बन जाएगा, यहाँ पर 9 × 36 बन जाएगा और 10 × 40 हो जाएगा। तो यानी कि किसका पूछा है, एमआरपी पूछा है, एमआरपी अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का रेशियो पूछा है, अनुपात, तो रेशियो 50 और 40, यानी कि 5 से काटेंगे तो 9 बार में, 5 से काटेंगे 8 बार में, 9:8 आपका सही उत्तर हो जाएगा। आप इसको इस तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, इस तरीके का जिक्र मैंने 2-3 सवाल और भी किए हैं दोनों शिफ्ट में, क्योंकि आपको पता होगा कि अंकित मूल्य के 4/5 भाग पर, यानी कि ये अंकित मूल्य है, मार्केट प्राइस 5 है, उसको बेचा 4 रुपए में, तो 10% की हानि पर क्या होता है, हानि होती है, 10% का हानि, 10% का हानि का मतलब क्या है, 10% का हानि यानी कि खरीदा होगा 10 में और बेचा होगा 9 में, तो ये लाइन में तो कुछ काम हुआ नहीं, तो यहाँ पर ले लिए और इसको कर लिए। इसको 2 मेथड और भी था, जैसे यहाँ पर 9 आया, ठीक है, तो 9 का ये डायरेक्ट तो कुछ बन नहीं पा रहा, तो अगर ये 9 का डायरेक्ट हम इस पर मल्टीपल निकाल देना तो काम आसान हो जाता है। किस प्रकार से, कैलकुलेशन बच जाता है। जैसे यहाँ पर 9 है, तो 9 से तो 4 कटेगा नहीं ना, तो 9 से 4 नहीं कटेगा, तो इसको 9 से गुना करेंगे तो 9 × 5 कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा, तो इसको भी 9 से गुना करेंगे तो 9 मतलब 9 चुके यहाँ पर 36 हो जाएगा, माफ कीजिएगा 36 हो जाएगा, और 9 × 5 हो जाएगा 45 यहाँ पर। ठीक है, तो अब ये 9 का मल्टीपल आ जाएगा, क्योंकि इसका वैल्यू हमें पता था, तो 9 = 36 है, 9 = 36, तो 1 के बराबर कितना हो जाएगा, 4, तो 1 के बराबर 4 यूनिट, तो 10 यूनिट के बराबर यहाँ पर 40 हो जाता, और यहाँ पर 9 × 5 45 था, तो 45 और 40 आपका यहीं पर भी आ जाता 9:8 में। ठीक है, इतनी सी बात आप समझ गए होंगे, उम्मीद कर रहे हैं। चलिए अगले सवाल पर बात करते हैं। सवाल देखिए, अगला सवाल क्या कहता है, सवाल कहता है कि दो संख्याओं में से छोटी संख्या का 20% बड़ी संख्या के 14% के बराबर है, यदि दोनों संख्याओं का योग 8942 है, मतलब 8942 है, तो बड़ी संख्या का मान कितना होगा। दो संख्या है, पहला संख्या का दो संख्या मतलब पहला छोटी संख्या 20%, तो 20% बराबर है दूसरी संख्या का बड़ी के 14% के बराबर है। ठीक है, तो इसको रेशियो में ले सकते हैं, बिल्कुल परसेंटेज से परसेंट कट जाएगा, 2 से कट जाएगा 7 बार में, 2 से कट जाएगा 10 बार में, तो पहली यानी कि यही मेरा छोटी संख्या है, दूसरी तो छोटी संख्या कितना हो जाएगा, ये तो इसको लेगा यानी कि 7 हो जाएगा, 7/10। सवाल क्या कहता है कि दोनों संख्याओं का योग जो है ना इतना है, तो दोनों संख्या को जोड़िए आपस में, कितना हो जाएगा, 10 × 7 = 17, 10 × 7 कितना हो गया, 17, तो 17 बराबर कितना है, 8942। ठीक है, तो 1 के बराबर कितना होगा, इससे भागा कीजिए, तो 17 × 5 = 85, 17 × 5 = 85 होगा, तो 17 × 5 = 85 है, तो यहां पर कितना बचेगा, 4 बचेगा, 44 बचेगा, तो 17 × 2 = 34, अब बचेगा 102। ठीक है, 10 बचेगा और आगे 2 लग जाएगा, तो 17 × 6 = 102, तो 1 यूनिट का मान हो गया 526। आपको पूछा क्या गया है कि बड़े वाले का बड़ी संख्या का मान, तो बड़ी संख्या यहाँ पर 10 है, तो 10 गुना यहाँ पर 5 2 6, तो ये 0 यहाँ चिपक जाएगा, इससे गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5260 हो जाएगा आपका सही उत्तर। अगर छोटा वाला पूछता तो 52 को इससे गुना कर देते, मतलब 5526 से यहाँ पर 7 से गुना कर देते, तो ये आंसर आ जाता। ठीक है, उम्मीद करें ये चीज़ आप समझ पा रहे होंगे। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल, इस सवाल को आपको खुद बनाना है, प्रैक्टिस करना है, क्योंकि ये 2 सवाल हमने करा दिए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगा। ठीक है, इस सवाल को आपको खुद बनाना है, क्योंकि अगर इसके पिछले वाले शिफ्ट आप देख चुके हैं तो आपको बना सकते हैं इसको। ठीक है, इस सवाल को देख लीजिए आप। इस सवाल को क्या कहता है कि b-a का वैल्यू चाहिए, b-a का वैल्यू चाहिए, और वो भी कैसा वैल्यू जो 1 से भाज्य हो। ठीक है, तो आराम से b-a को क्या करेंगे, अगला से पिछला घटा दीजिए यहाँ पर, तो यहाँ पर हो जाएगा ये b-2, अब इससे भी इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 7 - a, अब यहाँ से कुछ घटेगा नहीं तो ओनली 5 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पर ओनली बच रहा है क्या, देखिए अगर इसको आगे पीछे लिखूँ तो b-a तो हमको निकालना ही है, तो b-a, अब देखिए 7 और 5 12, 12 में से 2 घटेगा तो +2 बराबर क्या होना चाहिए, 11 आना चाहिए, 11 आना चाहिए, यानी कि 11 से भाज्य होगा।
11 से भाज्य होगा, तो यहाँ पर ऐसा क्या वैल्यू रख दिया जाए, ऑप्शन से चेक कर लीजिए, ठीक है। ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं या दिमाग लगा सकते हैं कि b माइनस ए का वैल्यू क्या होगा कि 11 से विभाज्य हो जाएगा। तो क्या होगा, यहाँ पर 1 होगा, तो 1 प्लस 10 होगा तभी तो 11 बनेगा, 11 से 11 कट जाएगा, यानी कि b माइनस ए का वैल्यू यहाँ पर 1 हो जाएगा, ठीक है, ए हो जाएगा। तो उम्मीद करें ये चीज़ आप समझ पाए होंगे। इस सवाल को आपको बना लेना है, इस सवाल को आप जरूर ट्राई कीजिएगा, आराम से बन जाएगा। तो आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं।